जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे एनडीए 2 2022 में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए थे, कुछ क्वेश्चंस बाकी थे और उन क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आज बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, सुबह भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और इस वजह से बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ आ सकती है। तो देखते हैं फिर 92nd क्वेश्चन तक हमने किया था। 93rd क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि किस शहर में जो अर्थ के रोटेशन की लीनियर वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। हमें पता है कि अर्थ में दो तरह की गति देखने को मिलती है, पहली रोटेशन, दूसरी रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब वो जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है वो रेवोल्यूशन कहलाती है, और जो अपने अक्ष पे घूमती है, अपनी धुरी पे घूमती है, वो रोटेशन कहलाती है ना। अब ये सवाल उठता है कि क्या जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ के सभी पोजिशन में क्या रोटेशन सेम देखने को मिलती है? तो नहीं, इसका आंसर है कि इक्वेटर में सबसे फास्ट अर्थ रोटेट करती है और जो पोल्स है उसमें सबसे स्लो। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे काफ़ी सिंपल रीज़न है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक चींटी है, ठीक है, थोड़े फनी से एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये आपको याद रह जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर ये चींटी है और ये लेट सपोज ये फुटबॉल की बॉल है, और अगर ये चींटी आप एक बार इसे रोटेट करें तो ये चींटी को कितनी रोटेशन करनी पड़ेगी? ये कितना रोटेट होगी? लेट सपोज मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर रोटेट होगी, लेकिन जो पोल्स में चींटी है वो तो 1 सेंटीमीटर ही रोटेट होगी, क्योंकि इसके पास एरिया कम है घूमने के लिए, इसके पास इतना बड़ा एरिया है। राइट, ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है, जब इतने बड़े एरिया में ये रोटेट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो ये ज़्यादा एरिया को, मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको 24 आवर में लेट सपोज ये एक बार घूमी, ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर मूव की, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, सरकमफेरेंस 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये बस 1 सेंटीमीटर मूव कर पाई। इसका मतलब इसकी स्पीड फास्ट है इक्वेटर वाले की और पोल्स वाले की स्लो है। सिंपल सा रीज़न है, बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है। आप अगर इंसानों के कंटेक्स्ट में भी देखें तो इसे आप फील कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पीछे और भी वजहें होती है, जैसे कोरोलिस फोर्स हो गई जो कि बताती है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, बट जो सबसे ऑब्वियस और सबसे एग्जैक्ट रीज़न है वो ये है। तब आप खुद सोचिए कि रसिया, स्पेन, स्वीडन और युगांडा में कौन सा जो शहर है वो इक्वेटर के सबसे सामने होगा? तो युगांडा ऑफ कोर्स, क्योंकि अफ्रीका का देश है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, क्योंकि अफ्रीका सबसे पास में इक्वेटर के। अच्छा हाँ, एक बात और, यहाँ पे इन्होंने राजधानी के साथ साथ देश का नाम भी दे दिया, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि युगांडा की राजधानी कंपाला है, ठीक है, इस वजह से दे दिया गया। अदरवाइज फिर आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते थे कि कौन से देश को मार्क किया जाए। तो ये है इसके पीछे का रीज़न। और अगर आपको ये रीज़न समझ में आया कि अर्थ रोटेट किस स्पीड से करती है और कहाँ पे फास्ट करती है, कहाँ पे स्लो, तो इसे आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। ये देखिए बेहद ही इजी सवाल, क्लास 9 से लेकर के 11th तक की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में अगर आप फ्लाई करोगे तो आपको क्या होगा? तो गेन होगा 24 आवर का, या 12 आवर का लॉस होगा, या 24 आवर्स का लॉस होगा, या 24 आवर का गेन होगा। तो देखिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अच्छा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। देखिए इसकी शुरुआत तब मानी जाती है जब एक यात्री होता है, समुद्री यात्रा के लिए चलता है और पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। आई थिंक ये बात है फर्डिनेंड मैगेनल की। तो वो जब आकर के डेट देखते तो कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि वो तो जिस दिन में निकलते हैं उस दिन से एक दिन पहले जब डेट पता चलता है कि एक दिन डेट पीछे है, ठीक है। तो एक दिन का यहाँ पे ईस्ट जा रहे हैं, ईस्ट जब हम लोग जाते हैं तो एक दिन का लॉस होता है, और अगर वेस्ट जाते हैं तो 24 आवर्स का गेन होता है। तो यू विल लूज 24 आवर्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं कि 24 घंटे की ही लॉस क्यों, तो पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर लगाती है अप्रोक्स। बहुत सारे इसके पीछे रीज़न है और कॉन्सेप्ट है। ये पूरा इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे सामने कौन सा स्टेट है, एक बार पूछा गया था, तो बेरिंग स्टेट है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली मार्क करते हैं, और ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। 9th और 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, प्राइम मेरिडियन पूछा जा रहा है कि किस अफ्रीकन कंट्री से पास नहीं होती। तो प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और मोरक्को है, अल्जीरिया, माली और घाना। तो अगर आपको मैप की नॉलेज है, मैं हमेशा कहता हूँ आपको एटलस पर ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। अगर आपने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि अफ्रीका के किन रीजन से पास होती है, तो आप इसका आंसर समझ जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मोरक्को है। सो ये प्राइम मेरिडियन आप देख सकते हैं, प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, यूनाइटेड किंगडम से होकर के, ऑफ कोर्स यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, यहाँ पे आप देखें माली, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, लेकिन ये मोरक्को जो है वो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ नाउ इट इज़ क्लियर। तो मोरक्को ये वाला पोर्सन है, राइट। तो यहाँ से पास नहीं होती, बाकी अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगो और माली इन देशों से पास होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है जब जियोलॉजिकल टाइम में पजल को रखा जाए और क्रिएट किया जाए हिस्टोरिकल मैप को तो वो क्या कहलाता है। तो हिस्ट्री का मतलब पेलियो, जैसे मैंने आपको बताया था, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, और जियोमॉर्फोलॉजी, राइट, पेलियो जियोमॉर्फोलॉजी, ना कि क्लाइमेटोलॉजी, क्योंकि क्लाइमेट की हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग जियोलॉजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं। लिथ का मतलब तो पत्थर होता है, ओल्ड पत्थर की बात क्यों की जाएगी। पेलियो जियोग्राफी नहीं, जियोग्राफी का मतलब तो होता है पृथ्वी का अध्ययन, लेकिन यहाँ पे हम लोग जोग्राफिकल फीचर्स का अध्ययन कर रहे हैं, राइट। ये देखिए जो जियोलॉजिकल टाइम का, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली रटने नहीं होते। अगर आपको ये चीज़ें पता है, ये टर्म्स के नाम पता है, तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं लॉजिकली सोच करके। और अगर मैं इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करूँ तो 11th क्लास की जो आपकी प्रैक्टिकल की बुक आती है ज्योग्राफी की, क्योंकि मैप्स वगैरह वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, तो इस तरह की चीज़ें, अदरवाइज फिर ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली ह्यूमन ज्योग्राफी का है। 3 तरह के डेंसिटी की बात की गई है, फिजियोलॉजिकल, एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन। सो ये 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी है, चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। यहीं पे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात की गई है, और भी एनसीईआरटी के बहुत सारे चैप्टर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी पर बात की जाती है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर में देखें तो स्पेसिफिकली डेंसिटी के टाइप्स की बात की गई है बॉक्सेज में। बॉक्सेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी अगर देखें तो टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया होता है, यानी जितनी भी आबादी है और जितने एरिया में कल्टीवेशन की गई, ऑफ कोर्स सारे एरिया में तो नहीं की जाएगी, तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहलाएगी। और एग्रीकल्चरल डेंसिटी की अगर बात करें तो टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया, तो जितने एरिया में कल्टीवेशन होगी उसके बेसिस पे इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा। इसे आप याद भी रख सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो दोनों ही जगहों पे दोनों ही डिनोमिनेटर में नेट कल्टिवेबल एरिया की बात की गई, यानी जितने एरिया को कल्टिवेट किया जाएगा, और ऊपर में अगर आप देखें ये एग्रीकल्चर डेंसिटी है, इसलिए एग्रीकल्चर पॉपुलेशन की बात की जाएगी, यानी जितने लोग खेती बाड़ी में संलग्न है। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको समझा दूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। मान लीजिए 1000 है इस गाँव की आबादी या किसी भी एरिया की आबादी, और अगर हमें यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, कितने एरिया, मान लीजिए 200 एकड़ पे यहाँ पे खेती की जा रही है, तो 1000/200 इसकी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आएगी, राइट। और अगर इसी तरह से हम लोग बात करें एग्रीकल्चरल डेंसिटी की, तो यहाँ पे नेट कल्टिवेबल एरिया जैसे मैंने बताया 200 एकड़ है, और टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, यानी इस 1000 आबादी वाले गाँव में कितने लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मान लीजिए 20 लोग कर रहे हैं या 30 लोग कर रहे हैं, तो 20/200 आ जाएगी एग्रीकल्चरल डेंसिटी। और थर्ड वाला तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी को पता होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया। मान लीजिए अगर पॉपुलेशन है 1 लाख और यहाँ पे टोटल एरिया है 1000 एकड़, तो इस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाएगा, और यही होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे अगर हम लोग इंडिया में देखें तो कितनी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, आप 382, राइट। और तो यहाँ पे तीनों ही बातें सही है। और ये देखिए CAC इफेक्ट साफ साफ विजिबल है। CAC 2022 में ये पैटर्न पहली बार UPSC के द्वारा अपनाया गया, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कितने स्टेटमेंट सही हैं, 1 हैं, 2 हैं या 3 हैं, और इसी पैटर्न को CDS के द्वारा भी, CAPF के द्वारा भी, और अभी जो एग्ज़ाम हम लोग देख रहे हैं जो पेपर NDA, तीनों में ही अडॉप्ट कर लिया गया, और हर बार हर पेपर में ही 5-10 सवाल इस तरह के आ रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों ही बातें सही है। तो ये बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो चेक करते हैं कि आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट किया है या नहीं। बहुत बार क्या होता था, एलिमिनेशन ट्रिक इज़ कम्प्लीटली एलिमिनेटेड बाय UPSC इस तरह के क्वेश्चंस में। अगला सवाल देखिए लैंडफॉर्म के ऊपर है। आपको पूछा जा रहा है जो स्मॉल रॉकी हिल्स बनते हैं जिन्हें टोर्स कहते हैं, वो किस तरह की किससे एसोसिएटेड है, ग्रेनाइट से, लाइमस्टोन से, एलुवियल से या डोलोमाइट से। तो ये रॉकी हिल्स होते हैं स्मॉल, जो कि ग्रेनाइट चट्टानों के होते हैं। इस तरह का ये आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये ग्रेनाइट की चट्टानें हैं और यही कहलाते हैं टोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरावती नदी जोग प्रपात बनाती है। तो देखिए जोग फॉल्स या गेरसोपा भी कहते हैं, जोग गेरसोपा फॉल्स शरावती रिवर बनाती है कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। और दूसरा अगर आप देखें तो कहा जा रहा है ब्राह्मणी रिवर जो है वो कोसी और शंख रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणी रिवर ओडिशा की इंडिपेंडेंट रिवर है, और ये कोई कॉन्फ्लुएंस, क्योंकि कोसी और शंख अगर आप देखें तो काफ़ी नेपाल और बिहार वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, तो ये गलत है। ताम्रपर्णी एक नदी है जो कि तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में फ्लो करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ताम्रपर्णी अगर आप देखें तो एक पेनिनसुलर इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि तमिलनाडु में फ्लो करती है, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सही है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, हमें उसी तरह से पूछा गया यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो केवल 2 ही करेक्ट है। और इस तरह के क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, टफ कैटेगरी के हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप में एक भी अगर आप में डाउट है तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे।
और ब्राह्मणी रिवर, देखिए रिवर सिस्टम पर कभी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी अगर हमने बात किया तो फिर ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज और अदर फैक्टर्स पर भी बात करना होगा। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। पूछा जा रहा है 2020 में कौन कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया, तो हमें पता है ये दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया। ये क्वेश्चन देखिए, आपको अर्थ क्रस्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि ये नेचर में ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब वो चीज़ें जो आसानी से टूट जाएं। और दूसरा कहा जा रहा है कि जो मीन थिकनेस होगी ओसेनिक क्रस्ट की, यानी वैसे क्रस्ट जो कि ओशन के अंदर है, वो 15 किलोमीटर होगी, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 30 किलोमीटर की होगी। सो जैसा कि मैंने आपको बताया 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहीं पे अगर आप देखें चैप्टर 3 में तो क्रस्ट की बात की गई है, जो कि आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट होता है पृथ्वी के सबसे बाहरी सतह का सॉलिड पार्ट, और ये नेचर में ब्रिटल होता है। और थिकनेस की अगर बात करें तो ओसेनिक और कॉन्टिनेंटल एरिया में ये डिफर करती हैं, और ओसेनिक क्रस्ट जनरली थीनर देखने को मिलती हैं। जो ओशन के अंदर वाली क्रस्ट हैं वो 5 किलोमीटर की होती हैं, और जो कॉन्टिनेंट्स वाली हैं वो 30 किलोमीटर की होती हैं, 5 और 30। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था। सो यहाँ पे 15 कह दिया गया 5 की जगह, तो आई थिंक ये गलत है, क्योंकि 5 किलोमीटर होगा ये मीन थिकनेस ओसेनिक क्रस्ट की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन ए, क्योंकि सेकंड यहाँ पे गलत है। ये वाला पार्ट तो सही है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला, लेकिन ओसेनिक क्रस्ट वाली बात यहाँ पे गलत है। 15 ना होकर के 5 किलोमीटर्स होगा।